हेलो दोस्तों। आरपीएफ एलडीसी एग्जाम के एग्जाम सीरीज में आप सभी लोगों को एक बार पुनः बहुत स्वागत करता हूं इस चैनल की तरफ से। और मैं अभिषेक राज आप सभी लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना के साथ ही आज एक और वीडियो आपके बीच में लेकर आया हूं, जो कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 से संबंधित है। वन शॉट वीडियो है। और जैसा कि आपको मालूम है कि इस बार का जो एग्ज़ाम होना है, जो 17 तारीख को प्रस्तावित आपका एग्ज़ाम है, इसमें पूरी पॉसिबिलिटी है कि नए कानून से ही प्रश्न आपको पूछे जाएं। वैसे हमने इसको जो ये पीपीटी हमने डिजाइन किया है, इसमें आपको कम समय में अधिक से अधिक चीज़ों को जो है आपके पास पहुंचाने का प्रयास इसमें किया गया है। और यथासंभव कुछ जो प्रचलित सेक्शंस हैं, उन सेक्शन जो सीआरपीसी में थे, उसका जो है यह बीएनएसएस के साथ जो है उसको जो है क्लब किया गया है। इसमें मैंने प्रयास किया इस पीपीटी के माध्यम से, ताकि दोनों चीज़ें साथ साथ चलती रहें। तो आशा है आपके तैयारी में यह वीडियो आपके काफ़ी सहयोग करेगा। और आज हम लोग इस बीएनएसएस के पार्ट को देखेंगे। वन शॉट वीडियो है। इसके बाद इसका एक और पार्ट आएगा जिसके बाद आपका पूरा बीएनएसएस समाप्त हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी दोस्तों से एक बार पुनः मेरा रिक्वेस्ट है कि अधिक से अधिक इसको शेयर करें, इस वीडियो को। और जो भी नए लोग जुड़े हुए हैं वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें इस चैनल को, और अधिक से अधिक अपना मोटिवेशन दें, अपना सहयोग दें, ताकि आगे हम इस पे काम कर सकें। और आपका यही मोटिवेशन जो है हमें काम करने के लिए, आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। बाकी इस चैनल को बनाने का और कोई मकसद नहीं है। इसका एक ही मकसद है कि इस अपनी नॉलेज को जो है अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जाए। तो आप लोग इसमें अपना सहयोग करिए, अपना मोटिवेशन कीजिए, ताकि आपके जो है जो लाइक होते हैं, जो आपके कमेंट्स होते हैं, यही हमारे लिए संजीवनी के काम करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा। जैसे देखिए, मैंने जो इसका पहला काफ़ी मेहनत से हमने इसको तैयार किया हुआ है। जो इसका इंडेक्स है, इंडेक्स को बहुत ध्यान से पढ़िए। और इंडेक्स को आपको हमने इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि अगर आप इंडेक्स को एक बार ध्यानपूर्वक पढ़ लेते हैं, तो आप जब प्रश्न करेंगे, याद कर लेते हैं, जब प्रश्न करेंगे, जब आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे जब आप प्रश्नों को हल करेंगे, और केवल आपने इसका अगर इंडेक्स अगर बहुत ध्यान से पढ़ लिया, तो यहाँ से आपके 50% प्रश्न हल हो जाएंगे। क्योंकि आपको मालूम है कि जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आते हैं, जो विकल्प आते हैं, विकल्प बिल्कुल एक जैसे नहीं होते हैं। तो आप अगर इसका इंडेक्स को ध्यान से पढ़ लेंगे, तो आपको एक अनुमान हो जाएगा, एक अंदाजा हो जाएगा कि आप ये जो है सेक्शन है यह किस चैप्टर से संबंधित है। और इसके बारे में हम आइए आगे चलते हैं। आप जब वीडियो को देखिएगा तो आपको खुद पता लगेगा। तो बहुत ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिए और लास्ट तक देखिए। इसमें जो है मैंने बहुत अच्छे तरीके से जो है इसको और बहुत मेहनत से इसको तैयार किया है। तो देखिए, सबसे पहले इसमें जो है सेक्शन 1 से लेकर और 5 तक प्रिलिमिनरी दिया हुआ है। जैसे कि आपको मालूम है कि प्रस्तावना जो होता है, इसमें जो है संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ के बारे में। और सेक्शन 2 में जो है परिभाषा दिया गया है, परिभाषाओं को दिया गया है। प्रिलिमिनरी इसका बहुत ही महत्वपूर्ण नहीं है। इसमें आपको बस इतना ही याद रखना है कि जो है प्रारंभिक इसका जो प्रिलिमिनरी, इसका नाम जो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 है। और यह जो है 1/7/2024 से यह लागू है। चलिए, इसका जो दूसरा पार्ट है, ये दूसरा चैप्टर जो है दंड न्यायालयों और कार्यालयों का गठन, चैप्टर 2 जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसमें 6 से लेकर और 20 तक का जो भी पोर्शन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालांकि इसमें हम लोग वही पढ़ेंगे जो हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, उसके बारे में पढ़ेंगे। बाकी 6 से 20 के पूरे सेक्शन को नहीं पढ़ेंगे, आगे उसको मैंने कवर किया हुआ है। 3 में जो है देखिए, इसका चैप्टर नंबर 3 क्या कह रहा है। तो चैप्टर नंबर 3 जो है न्यायालयों की शक्ति, पावर ऑफ कोर्ट के बारे में बताया गया है कि न्यायालय को कौन कौन सी शक्तियां होगी, और जुर्माना देने की शक्ति होगा, या जो है दंडादेश देने की कौन सी शक्तियां होगी। ये सारी चीज़ों के बारे में जो है न्यायालय की शक्तियों के बारे, यानी कि पावर ऑफ कोर्ट के बारे में 21 से लेकर और 29 के सेक्शन में बताया गया है। वहीं अगर चैप्टर नंबर 4 की बात करें, तो चैप्टर नंबर 4 आपका वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियों और मजिस्ट्रेट तथा पुलिस की सहायता, यानी कि पावर ऑफ सुपीरियर ऑफिसर ऑफ पुलिस एंड एड टू द मजिस्ट्रेट एंड द पुलिस, इसको सेक्शन 30 to 34 में बताया गया है। और यह जो है
बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से आपके प्रश्न बनने संभावित है। तो इस चैप्टर को आप 4 नंबर चैप्टर को देखिएगा। अब ये बहुत ही जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारा है, चैप्टर नंबर 5 है कि अरेस्ट ऑफ पर्सन, व्यक्तियों की गिरफ्तारी, जो कि 35 से लेकर और 62 तक है। ये जो है इसको भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट में लगाइए, और यहां से आपके जो भी आगे मैं प्रश्न बताऊंगा तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहां से प्रश्न आपके बनेंगे। अगला, अगर चैप्टर 6 की बात करेंगे तो प्रोसेस ऑफ कंपाइल ऑफ रिएसेंसेस की बात कर रहा है, जिसमें से कि हाजिर होने के और हाजिर होने को विवश करने के लिए आदेशिकाओं के बारे में यहाँ पे बताया गया है। जो कि अब देखिए यहाँ पे मैंने इसको कैटेगराइज कर दिया है, क्या क्या इसमें पढ़ना है आपको। तो देखिए 73 से 63 से लेकर 71 तक का जो पार्ट है, जो कि सम्मन से संबंधित है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसको हम लोग इस पे काफ़ी हम जोर दे के इस चीज़ को हम देखेंगे। अगर बी की बात करें तो बी में जो गिरफ्तारी का वारंट है, जो कि 72 से लेकर और 83 तक जिसमें प्रोविजन दिया हुआ है, ये भी जो है इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम लोग आगे देखेंगे। बाकी जो इसमें सी है, सी में 84 टू 89 है, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। और अभी जो है रिसेंटली जो एग्जाम हुआ है उसमें उद्घोषणा और कुर्की के बारे में पूछा भी गया था। और इसका जो है ये सेक्शन डी है, इसको मैं बहुत इंपॉर्टेंट नहीं दूंगा, लेकिन फिर भी इसको देख लेना। 90 टू 93 आप एक मोटा मोटी सेक्शन को यहां से देख लेंगे कि कौन से सेक्शन में क्या प्रोसीजर दिया हुआ है, तो आपको 50% आपका कंफ्यूजन यहां से दूर हो जाएगा। मैंने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को अगर आप 3-4 महीने बहुत सीरियसली पढ़ लेंगे, या बीएनएस हो गया, तो आपको इतनी सारी चीज़ों को ईजी कर दिया गया है, जो पहले वाली जो सीआरपीसी थी उससे बहुत ही बेहतर है। और इसको याद करेंगे, आपके बिल्कुल मानस पटल पे ये लंबे समय तक रहेगी, अगर आप इसको ठीक से इसको देखते हैं तो। चलिए आगे देखते हैं क्या है। यह है चीज़ें पेश करने के लिए, विवश करने के लिए आदेशिकाएं, यानी कि प्रोसेस टू कंपेल द प्रोडक्शन ऑफ थिंग, यानी कि चीज़ों को पेश करने के लिए जो है सम्मन के बारे में जो है चीज़ों को, या दस्तावेज कोई हो गया, या कोई ऐसी चीज़ हो गई जिसको पेश करने के लिए सम्मन के बारे में प्रोसेस बताया गया है। 94 से और 95 तक ये भी जो है इंपॉर्टेंट है, इसको भी देखिएगा। और तलाशी वारंट जो है 96 टू 101, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी आपके जो है प्रश्न बनते हैं। इसको एक बार आप जरूर याद कर दीजिएगा, जो ये मैंने इंडेक्स बनाया है इसमें जो है आप सेक्शंस कौन से चैप्टर से रिलेट करते हैं, इसको आप जरूर याद करिएगा। ये आपके लिए बहुत ही 50% आपके लिए सहयोगी होगा कि आप जो है अपने प्रश्नों को लगा सकेंगे। आगे है तलाशी संबंधी साधारण उपबंध, ये 102 से 104 में दिए गए हैं। इसको इतना महत्वपूर्ण मैं नहीं समझता हूं, लेकिन फिर भी इसको आप देख लीजिएगा, ये भी महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं। बाकी 105 से 110 का पोर्शन इतना महत्वपूर्ण नहीं है, जिसमें प्रकरणों के बारे में दिया गया है। और चैप्टर 8 की बात करते हैं तो कुछ मामलों में सहायता के लिए व्यक्तिकारी व्यवस्था तथा संपत्ति की कुर्की और संपहरण के लिए प्रक्रिया, यानी कि रेसिप्रोकल अरेंजमेंट फॉर असिस्टेंस इन क्रिएशन मैटर एंड प्रोसीजर फॉर अटैचमेंट एंड फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी। यह 100 लेकर 111 से, यानी कि 111 से लेकर 1 to 4 तक में इसको दिया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण जो है आपका चैप्टर नंबर 9 बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से हमेशा प्रश्न बनते हैं। तो परिशांति कायम रखने के लिए सदाचार की प्रतिभूति, यानी सिक्योरिटी के बारे में यहाँ से बात की जाती है कि सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस एंड फॉर गुड बिहेवियर, यानी कि अच्छे सदाचार के लिए या अच्छे जो है आचार के लिए जो है यह जो सिक्योरिटी होती है और उस पर जो है जमानत या उस पर सदाचार की प्रतिभूति के बारे में बताया गया है 125 से 143 में। अब 10वां आ गया, चैप्टर नंबर 10 है, इसमें पत्नी, संतान और माता पिता के भरण पोषण के लिए आदेश। खैर इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि फिर भी इसको देखिएगा, इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। आगे देखिए चैप्टर नंबर 11 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट में इसको लगाइएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ से आपके प्रश्न जो है बहुत ही बार बनते हैं और इस बार भी बनेंगे। लोक व्यवस्था व प्रशांति बनाए रखने के लिए जो है मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रांसवेलिटी, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप देखिएगा। इसमें जो विधि विरुद्ध का जमाव है 148 से 151 तक देखिएगा। विधि विरुद्ध जमाव जो है आपका बीएनएस में भी दिया हुआ है, तो वहां से कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ जो है 148 से लेकर 151 तक ये विधि विरुद्ध जमाव यानी अनलॉफुल असेंबली के बारे में दिया गया है, ये महत्वपूर्ण है, इसको देखिए, इसको देखा जाएगा। फिर लोक न्यूसेंस से संबंधित चीजें हो गई, जिसमें बलवा हो गया, हमला हो गया, दंगा हो गया, ये जो किसमें दिया है 152 यानी 152 से लेकर 162 तक।
आप जो है इसको देख सकते हैं। इसीलिए मैंने बोला है कि ये आप स्लाइड देखिएगा और ये इंडेक्स देखिएगा, इसको मैंने कैटेगराइज इसीलिए कर दिया है गया है कि एक बार आप इसको अगर ध्यान से देख लेंगे तो आप चीज़ों को लगा लेंगे, थोड़ा सा पढ़े रहेंगे और अगर एक बार कहीं से कुछ अगर मिस भी होता है तो आप अपने प्रश्न को लगा लेंगे। इसलिए इसको मैंने अपने हिसाब से इसको डिजाइन किया है। तो इसका सी है न्यूसेंस यानी आशंकित खतरे के अर्जेंट मामलों के बारे में 163 में दिया गया है, जो कि जिसमें कि हम लोग 144 वगैरह करते थे कि जो है जिसमें जो कोई निषेधाज्ञा या कोई इस तरह का कर्फ्यू लगना, तो 163 न्यूसेंस आशंकित, इसको इंपॉर्टेंट है, देखिए ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला है अस्थावर संपत्ति के बारे में विवाद, 164 से 167 के बारे में दिया गया है। और पुलिस के निवारक कार्य यानी कि प्रिवेंशन एक्शन ऑफ पुलिस, पुलिस के निवारक कार्य, ये भी महत्वपूर्ण है, ये भी देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही ये भी प्रश्न यहाँ से भी आपके बन सकते हैं। अब जो है जो सबसे महत्वपूर्ण है उससे भी इसको वीआईपी में लगाइएगा, वेरी इंपॉर्टेंट में लगाइएगा, पुलिस की इत्तला व अन्वेषण की शक्तियां, जिसको कि साधारण भाषा में जो है इंफॉर्मेशन टू द पुलिस एंड देयर पावर एंड इन्वेस्टिगेशन, 173 से लेकर 196 तक, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसमें से कि एफआईआर या एनसीआर जो दर्ज होता है, यानी पुलिस को जो है संज्ञेय मामलों में जो है अन्वेषण और शक्ति कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त हैं, यह जो है इसमें दिया गया है। चैप्टर नंबर 13 जो है इंपॉर्टेंट है, इसको देखिएगा। अगला है चैप्टर नंबर 14 जांचों व विचारण में दंड न्यायालयों की अधिकारता, इसको आप देखिएगा। आगे है 15 जो है कार्रवाई शुरू करने के लिए अपेक्षित शर्तें, ये भी इतना महत्वपूर्ण नहीं है। और देखिए 16 जो है मजिस्ट्रेटों का परिवाद, जो कि 223 से लेकर 226 तक में जो दिया गया है कंप्लेंट टू मजिस्ट्रेट, ये इंपॉर्टेंट में लगाइएगा और यहां से भी जो है आपके प्रश्न बनने के चांसेस हैं। अगला जो है मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्रवाई का प्रारंभ किया जाना, यह जो है यानी कि कमिटमेंट ऑफ प्रोसीडिंग बिफोर मजिस्ट्रेट 227 से 233 तक में इसको दिया गया है। 18 में देखिए चार्ज के बारे में दिया गया है, आरोप, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको देखिएगा। 18 वाले सेक्शन, ये चैप्टर नंबर 18 में चार्ज के फॉर्म क्या होंगे, जो चार्ज होंगे, जो आरोप लगाए जाएंगे, वो उनके फॉर्म कौन कौन से होंगे, उसके बारे में दिया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी देखिएगा। और क्या है ज्वाइंडर ऑफ चार्ज। चलिए अगला है चैप्टर नंबर 19 है ट्रायल बिफोर अ कोर्ट ऑफ सेशन, यानी कि सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण, ये भी महत्वपूर्ण है, इसको लगाइएगा इसको समझने के लिए। और आप केवल सीधा सीधा चैप्टर याद करने तो कर ही रहे हैं, साथ में जो है उसका कुछ डिस्क्रिप्टिव जो है चीज़ों को भी अपने पास रखिएगा। सेशन न्यायालय क्या होता है या दंड न्यायालय क्या होते हैं, कार्यपालक मजिस्ट्रेट क्या होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। और इसके लिए जो है इस चैनल पे भी कई बार जो है सब्जेक्टिव टाइप के जो है वीडियो मैं अपलोड करता रहता हूं, ताकि चीज़ों के बारे में बताया जा सके। अभी पिछला वीडियो जो मैंने बीएनएसएस का, या अभी इसके पिछले जो वीडियो मैंने जो किया था, जिसमें से कि कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल या जो है जमानती, अजमानती और वारंट मामले या समन मामले, इसके बारे में एक डिस्क्रिप्टिव वीडियो हमने बनाया हुआ था, तो वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। कई सारे इसके अलावा भी वीडियो पड़े हुए हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि इसको समझ के पढ़ना है, कोई जो भी चीज़ है उसको समझ के पढ़ना है। सेशन न्यायालय क्या है तो हमको पता होना चाहिए सेशन न्यायालय क्या है, तो ये सारी चीज़ों को मेरे कहने का मतलब है समझ के इसको पढ़ना है। चलिए अगला है मजिस्ट्रेट द्वारा वारंट मामलों का विचारण। मजिस्ट्रेट द्वारा वारंट मामलों का विचारण 261 से लेकर और 273 यानी कि 261 से लेकर 273 तक है। अगला जो है इसमें देखिए मजिस्ट्रेट और वारंट मामलों का विचारण में जो है, इसमें जो कि देखिए मैंने इसको कैटेगराइज इसको किया हुआ है, जिसमें से कि पुलिस रिपोर्ट से संबंधित मामले, पुलिस रिपोर्ट पर आधारित मामले हो गए, या पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर मामले हो गए, और विचारण की समाप्ति जो 270 से लेकर 273 तक बनाया है, और पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर संस्थित मामले, यह जो है 267 से लेकर 269 तक बनाया है। मैंने इसी में 261 से लेकर 273 को कैटेगराइज करने की कोशिश किया है, ताकि आप इसको बेहतर याद रख सके कि पुलिस रिपोर्ट पर आधारित कौन मामले कहां से कहां तक है, तो 261 से लेकर 266 तक है। पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर जो मामले हैं वह कहां है, 267 से लेकर 269 तक है। या विचारण की समाप्ति पर जो ट्रायल होते हैं, जो कंक्लूजन ऑफ ट्रायल, वो क्या 270 से और 273 तक के अंतर्गत है। अगला है मजिस्ट्रेट द्वारा सम्मन मामलों का विचारण, महत्वपूर्ण है, इसको भी देखिएगा। और संक्षिप्त विचारण, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, संक्षिप्त विचारण, इस पे मैं बाद में एक वीडियो भी बनाऊंगा कि संक्षिप्त विचारण होता क्या है। सौदा अभिभाग है 289 से और 300 तक में जो है सौदा अभिभाग के बारे में दिया गया है। और कामगारों के में परिरुद्ध या निरुद्ध व्यक्तियों की हाजिरी 301 से 306 तक जो है इसके बारे में दिया गया है। जांचों व विचारणों
में साक्ष्य एविडेंस इन इंक्वायरी एंड ट्रायल्स के बारे में 307 से लेकर और 336 के बारे में दिया गया है। अब देखिए इसको मैंने दो कैटेगरी में इसको कैटेगराइज किया हुआ है। साक्ष्य लेने व अभिलिखित करने का ढंग, इसको किसमें 307 से लेकर 318 में लिया गया है कि किस प्रकार से साक्ष्य लिए जाएंगे और कैसे उसको अभिलिखित करना है, इसके ढंग के बारे में 307 से 318 में बताया गया है। वही साक्ष्यों की परीक्षा के लिए कमीशन, इसको 319 से लेकर और 336 में इसको बताया गया है। चैप्टर नंबर 26 की बात अगर करते हैं तो जांचों तथा विचारणों के बारे में साधारण उपबंध यानी कि जनरल प्रोविजन एज टू इंक्वायरी एंड ट्रायल्स के बारे में 337 टू 366 में इसको बताया गया है। अगर चैप्टर नंबर 27 की बात करें तो विकृत चित्त अभियुक्तों के बारे में उपबंध दिया गया है जो कि 367 से 3678 तक है। और अगर चैप्टर नंबर 28 है तो चैप्टर नंबर 28 हमारा कहता है कि न्याय प्रशासन पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में उपबंध, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, आप 29 को भी अपना मैंने इसमें लिख जरूर दिया है, आप एक बार देख भी लीजिएगा। और लेकिन जो है यहाँ से प्रश्न नहीं बनते हैं, जो प्रश्न हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है उन्हीं पर हम लोग बात करेंगे। और मृत्यु दंडावस्था की पुष्टि के लिए प्रस्तुत किया जाना, अपील के बारे में ये भी इतना महत्वपूर्ण नहीं है। निर्देश व पुनरीक्षण, ये भी इसको भी इतना महत्वपूर्ण नहीं माना जाएगा। आपराधिक मामलों का अंतरण, इसको देख सकते हैं। ट्रांसफर टू क्रिमिनल केस जो है, यह जो है इंपॉर्टेंट में इसको लगा सकते हैं और यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से आपके प्रश्न बनने की चांसेस हैं। और ये लघुकरण, ये भी महत्वपूर्ण है, जो कि दंडादेशों का निष्पादन, निलंबन, परिहार व लघुकरण, जो कि 453 से 477 तक में है। अगला है चैप्टर नंबर 35 हमारा जमानत व उपबंधों के बारे में उपबंध दिया गया है, इसको 478 से लेकर और 499 तक है। इसके बारे में आप लोग देख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट। इसमें आपका अग्रिम जमानत वगैरह है जो कि 437 438 में हम लोग सीआरपीसी के अंतर्गत पढ़ते थे, यानी कि प्रोविजन एज टू बेल एंड बॉन्ड। तो यह महत्वपूर्ण है, इसको देखिएगा, इंपॉर्टेंट में लगाइएगा। जमानत के उपबंधों के बारे में उपबंध 478 से लेकर 499 तक का जो प्रक्रिया है महत्वपूर्ण है, इसको देखिएगा। बाकी इस वीडियो के माध्यम से भी हम लोग देखेंगे उसमें जो जो चीज़ें हमको पढ़ना होगा। और संपत्ति का व्ययन नहीं होगा, यहाँ व्ययन होगा, संपत्ति का डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी व्ययन होगा, ये 500 से 505 तक है। और अनियमितता कार्यवाही, अनियमित कार्यवाही इरेगुलर प्रोसीडिंग 506 से 512, इतना महत्वपूर्ण नहीं हमारे लिए। कुछ अपराधों का संज्ञान करने के लिए परिसीमा। चलिए, अब जो भी चीजें हैं ये हमारे लिए उतने काम की चीजें नहीं है, तो जो जो चीजें इसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया है जो कि महत्वपूर्ण है, तो और उसको मैंने यथासंभव उसको कैटेगरी में करके अलग अलग करके और आपको सबसे पहले एक अनुमान लगाने के लिए मैंने यह जो है इंडेक्स बनाया हुआ है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमको कौन सी चीज़ों को पढ़ना है और कहाँ से कहाँ तक कौन सेक्शन रिलेट करती है, इसके बारे में। इसी तरीके से हम लोग आरपीएफ रूल के लिए भी हम एक डिजाइन कर रहे हैं कि आरपीएफ रूल में भी एक चीज़ों को एक पास करें, जिसमें से कि जो रूल से संबंधित जो चीज़ें हैं, तो जो चीज़ें इसको इस तरीके से बनाया जाए ताकि आपको बेहतर ढंग से याद हो जाए। चलिए अब चलते हैं अपने आगे, इसके देखते हैं क्या है। ये हमारा जो है एक इंडेक्स का सेक्शन था। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। अब देखिए इसके प्रिलिमिनरी वाले चैप्टर पे हम लोग आ गए। इसका प्रारंभिक देखिए, हम लोग अभी सब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं, जैसा कि आपको मालूम है कि मैं ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के साथ ज़्यादा प्रयास रहता है कि ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव के लिए हमारे इस चैनल पे जो है जो क्यूबिक्स क्लासेस का एप्लीकेशन है, तो पूरे 39 चैप्टर हैं, पूरे 39 चैप्टर को जो है हमने कवर करके वहाँ से एमसीक्यू बनाया है। और एमसीक्यू केवल ऐसा नहीं है कि आपको धारा पर आधारित है, जो एमसीक्यू वहाँ बने हैं वो एमसीक्यू आपको आपके जो है तार्किक क्षमता को आगे बढ़ाएंगे। अगर उस एमसीक्यू को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, डाउनलोड करके आप उसको और उसका प्रिंट आउट भी निकलवा के आप पढ़ सकते हैं, वो मैंने उसमें दिया हुआ है। तो वहाँ से अगर आपको नए विधिक कानून पढ़ना हो या आपको माइनर एक्ट पढ़ना हो, तो आप जाके जो है क्यूबिक्स क्लासेस का जो एप्लीकेशन है वहाँ से उन दोनों चीज़ों को आप डाउनलोड कर ले। बड़े ही अच्छे प्रश्न मिलेंगे आपको और आपकी सारी चीज़ें जो है, सारे कन्फ्यूजन वहाँ से दूर हो जाएंगे। बाकी आप जो है वहाँ से भी आप अपना जो है मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। मॉक टेस्ट के लिए हमने 40-40 शीट दोनों में एएसआईपीएफ में बनाया है और एसआई में भी हमने जो है मॉक टेस्ट के लिए 40-40 शीट बनाया है। और इस तरीके से आपको 8000 प्रश्न हो जाते हैं और 8000 प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 8000 प्रश्नों पर अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित ही आपकी सफलता जो है बिल्कुल सुनिश्चित होगी। तो आइए चलते हैं, देखते हैं इसके चैप्टर नंबर 1 जो प्रीलिमिनरी के बारे में दिया है, संक्षिप्त नाम विस्तार व प्रारंभ के बारे में दिया गया है चैप्टर नंबर 1 में। तो देखिए, तो सबसे पहले इसका संक्षिप्त नाम शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट और कमिटमेंट क्या होता है, तो इसका बीएनएसएस इसका नाम है 2023। और यह जो है किसकी जगह लिया, तो सीआरपीसी 1973 की जगह यह जो लिया। और अगर बीएनएसएस की बात करें तो इसकी लागू तिथि जो है आपका 1/7
2024 है, इसको याद रखना है। इसको दो चीजें और भी याद रखना है, इसको जो है 25 दिसंबर 2023 को जो है यह जो है क्या है अधिनियमित किया गया, इसको भी याद रखना है। आगे चलिए चलते हैं, ये सारी चीजें आप बहुत पहले भी पढ़ चुके हैं और छोटी छोटी चीज़ों को भी नहीं छोड़ना है। जैसे कि पिछले जो हम लोग का अभी 20 तारीख को आपने एग्जाम दिया, उसमें पूछा गया था कि जो है कितनी नई धाराओं को जो है बीएनएस में जोड़ा गया है, बीएनएस था या बीएसएस जो भी था, उसमें कितनी, तो ये सारी चीज़ों को भी थोड़ा थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। बाकी कुछ लोग के मन में, जो हम वाले लोग हैं उनके मन में है कि भाई मैं तो एक्सपर्ट हूं, तो भाई जो एक्सपर्ट है उनको कोई नहीं बता सकता है, उनको कोई भी किसी प्रकार की चीज़ों को बताया नहीं जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं। इसका विस्तार कहाँ होगा, यह जो है चैप्टर नंबर 1 प्रिलिमिनरी बता रहा है, इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर होगा, लेकिन चैप्टर नंबर 9, 11 और 12 इसके उपबंध जो है यह नागालैंड राज्य व अन्य जनजाति क्षेत्रों पर लागू नहीं होंगे। यानी कि धारा 9, चैप्टर 9, चैप्टर 11 और चैप्टर 12 का जो उपबंध है यह नागालैंड राज्य और अन्य जनजाति क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा, और इसके बाद के जो भी चैप्टर हैं वह यथावत लागू होंगे, जनजाति और नागालैंड और जनजातीय क्षेत्रों पर भी यथावत लागू होंगे। और इसका प्रकृति कितना है, 1 जुलाई 2000। आइए इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं। इसका सेकंड जो पार्ट है यह डेफिनेशन है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जैसे कि आप लोगों ने डेफिनेशन इसका याद किया होगा, वन लाइनर याद किया होगा, मुझे पूरी तरीके से विश्वास है। और लेकिन इसकी कुछ अंदर की चीज़ें हैं जो कि आजकल के ट्रेंड है, परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, उस पर भी हम लोग बेहतर चर्चा करेंगे। और साथ साथ में इसका एक कंपेरेटिव रिवीजन भी करेंगे कि जो हमारे सीआरपीसी थी उसमें ये जो परिभाषा खंड में कहाँ से कौन सी चीज़ें पूछी गई थी और कौन कौन से जो है इसमें जो शब्द हैं वो नए जोड़े गए हैं, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। भाई ये देखिए, हमारा काम है आपको जो चीज़ें जिस तरीके की परीक्षा का ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से अब जो है तैयार करना, और बाकी आपका काम है कि उसको किस तरीके से आप याद कर रहे हैं, कैसे तैयार कर रहे हैं, इसके बारे में। तो आपको ये भी देखना है कि चीज़ें क्या होती हैं, परिभाषा खंड के अंतर्गत जो चीज़ें दी गई हैं उनका क्या अर्थ है, इसके बारे में भी जानना है। आइए देखिए, पहला जो हमारा देख लीजिए, यह ऑडियो वीडियो मीन्स के बारे में यहाँ पे दिया गया है। जो इलेक्ट्रॉनिक्स ऑडियो वीडियो मीन्स शब्द से ही दृश्य, श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, यानी कि सुनने वाले और देखने वाले जो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स है उसके बारे में बताया गया है। बिल्कुल नया है, इसको सीआरपीसी में इसका कहीं भी कोई जो है इसका डेफिनेशन नहीं था, बिल्कुल ये नया जोड़ा गया है। इसमें क्या क्या चीजें हैं देखिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गया, यानी कि वीसी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से साक्ष्य के लिए या किसी अन्य चीज़ों के लिए जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना, यह किस में आ जाएगा, ये वीडियो मीन्स के अंतर्गत आ जाएगा। पहचान की आदेशिकाओं को अभिलिखित करने के लिए, यानी कि जो पहचान परेड होता है या जो पहचान होता है जो कि धारा 7 के अंतर्गत दिया गया है बीएसए के अंतर्गत, तो उसको अभिलिखित करना, उन आदेशिकाओं को अभिलिखित करना, ये भी जो है आपका जो है ऑडियो मीन्स के अंतर्गत आ जाएगा। तलाशी और अभिग्रहण या साक्ष्य के द्वारा जो है जो प्राप्त चीजें हैं वो भी क्या आ जाएंगी, ऑडियो वीडियो मीन्स के अंतर्गत आ जाएंगी। और इलेक्ट्रॉनिक संसूचना का पारीक्षण, ये भी जो है इलेक्ट्रॉनिक संसूचना का जो पारीक्षण है या परीक्षण है, ये भी जो किस में आ जाएगा, यह भी आपका वीडियो मीन्स में आ जाएगा। ऐसे अन्य प्रयोजन के लिए किसी संसूचना के युक्ति का प्रयोग, ऐसे अन्य साधन जिन्हें राज्य सरकार उपबंधित करे। अब सिंपल भाषा में सुन लीजिए, कोई भी पेन ड्राइव हो गया, कोई भी डिस्क हो गया, कोई भी वीडियो हो गया, कोई भी सोशल मीडिया के थ्रू मिलने वाला कोई भी इस तरह का साक्ष्य हो गया, या कोई ऐसा सबूत या ऐसा साक्ष्य जो कि जो दांडिक प्रक्रिया में जिसका प्रयोग किया जा सके साक्ष्य के रूप में, तो वह क्या होता है, ऑडियो वीडियो मीन्स के अंतर्गत आएगा। यानी कोई भी ऐसा साक्ष्य तो देखने सुनने वाला जो चीज हो, वो सारी चीजें जो है दृश्य श्रव्य इलेक्ट्रॉनिक में आएगी। चलिए, ये आपका क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल नया है ऑडियो वीडियो मीन्स। अगला चलते हैं, बी में दिया है बेल। देखिए 4 चीजें बी के अंतर्गत दिया गया है। बी में जो है आपका क्या क्या दिया गया है, बी से जैसे कि मैंने पहले ही बताया, ये सारी चीजें अल्फाबेटिकल, जैसे ए में आपका ऑडियो वीडियो, तो ए से ऑडियो वीडियो हो गया। बी से बेल दिया है, तो बी में क्या दिया है आपका, बी में जो है आपका बेल। अब ये भी जो है बिल्कुल देखिए नया है, ये बिल भी जो है सीआरपीसी के अंतर्गत बिल कहीं नहीं दिया गया था। जमानत बिल्कुल नई चीज है। अब यहाँ से देखिए दो डेफिनेशन जो नए आपको यहाँ मिल गए, तो बिल बिल्कुल नया है। और बिल को जमानत का मतलब, हालांकि जमानत का जो है चैप्टर दिया था सीआरपीसी में, लेकिन जमानत को डेफिनेशन खंड में कहीं जमानत के बारे में कोई चीज नहीं बताई गई थी। जमानत होता क्या है, किसी अधिकारी या न्यायालय के द्वारा जमानत, जैसे कि आरपीओपी एक्ट में आपके प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा जो है जो जमानत दिया जाता है। अधिरोपित कतिपय शर्तों पर किसी अपराध के कारित किए जाने
किए जाने पर दिए जाने वाला जमानत, यानी किसी व्यक्ति के ऊपर कोई अपराध है और उसको अधिरोपित किया गया है और किन्हीं शर्तों पर उसको छोड़ा जाना, यह भी किसमें आएगा, जमानत के अंतर्गत आता है। अभियुक्त या संदिग्ध व्यक्ति के द्वारा जो है जमानत दिया जाता है। उसके अलावा किसी बंध पत्र या जमानत पत्र के निष्पादन पे, बंध पत्र क्या होता है, बंध पत्र यानी इसको बंध से मतलब आप समझ रहे हैं कि जो है मॉर्गेज यानी गिरवी रखना, या जैसे कि आपने देखा होगा कई बार, आप ऐसे याद करिए कि कभी किसी की जमानत में अगर आप गए होंगे तो जो जमीन का आपका जो खसरा होता है, खतौनी होता है, जमीन से संबंधित जो डॉक्यूमेंट होते हैं उसको बंद पत्र के रूप में या एक निजी धन के मुचलके पर जो है छोड़ा जाता है। तो ये सब सारी चीजें क्या होती हैं, बंध पत्र या जमानत पत्र के निष्पादन पर जो है जमानत दिया जाता है। या विधि के अभिरक्षा से ऐसे व्यक्ति को छोड़ा जाना अभिप्रेत है, यानी कि जो व्यक्ति जो है अंडर कस्टडी है उसको बंध पत्र रहित या बंध पत्र सहित जो है उसको छोड़ा जाना, जिसका एक नमूना आपको आरपीयूपी एक्ट के अंतर्गत आप देख सकते हैं, जो जिसमें कि प्राधिकृत अधिकारी जो है ऐसे व्यक्ति को स्वविवेक के द्वारा छोड़ा, मतलब जमानत पर छोड़ सकता है। तो ये सारी चीजें जमानत के बारे में हो गई। तो बी में जो है बेल हो गया। अब आते हैं टू का जो सी है, टू के बी में जो है बेल था। अब टू का सी है, ये किससे है, यह है जमानती अपराध। जमानती अपराध यानी कि वेलेबल ऑफेंस से संबंधित है। वेलेबल ऑफेंस के बारे में हमने पिछला वीडियो अपलोड किया है और बहुत डीपली बताया है कि कैसे जो है वेलेबल ऑफेंस और जो है नॉन वेलेबल ऑफेंस जो है, और कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, या आपका सम्मन हो गया या वारंट मामला, उसके बारे में बहुत विस्तृत बताया है मैंने। तो वहां से आप जाकर एक बार जरूर चेकआउट करिएगा, वहां जरूर देखिएगा। अब बी में क्या दिया है, जमानती अपराध। अब इसी चीज को देखिए, यहाँ पे 2 के ए में दिया गया था, यह जो है सीआरपीसी के अंतर्गत। इस चीज को देखिएगा, मैंने आपके रिवीजन के लिए यहाँ पे एक डाल दिया है। हालांकि इस बार पूरा चांस है कि आपसे जो है बिल्कुल नए लॉ से ही प्रश्न पूछे जाएंगे, इसको आप नोट कर लीजिएगा और परीक्षा के बाद जरूर बताइएगा। इस बार आपको बिल्कुल नए लॉ से प्रश्न पूछे जाने का एक्सपेक्टेशन है। इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसके पीछे तर्क क्या है? इसके पीछे तर्क यह है कि जो पिछला एग्जाम आपका हुआ था वह उसका जो है जब पेपर बना होगा, जब उसको जो परीक्षा कराने वाली जो कंपनी है जिसके द्वारा वो पेपर बनाया गया तो वो पहले का ही पेपर बना होगा, तो उसमें पुराने लॉ को दिया हुआ है। लेकिन इस बार जहां तक मुझे आशा है कि बिल्कुल 100% विशुद्ध आपको न्यू लॉ से ही प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर भी हम जो भी वीडियो बनाएंगे तो वहां से एक कंपेरेटिव आपको जो है जरूर वहां से करेंगे। तो 2 के ए में था जमानती अपराध, लेकिन इसमें 2 के सी में दिया गया है जमानती अपराध यानी कि बेलेबल ऑफेंस। अब यहाँ कुछ चीजों को देख लीजिए, यहां से जो प्रश्न में बन सकते हैं कि कैसे बेलेबल ऑफेंस कैसे होंगे, क्या होंगे। तो ऐसे अपराध जो कि प्रथम अनुसूची में दिखाया गया। अब कितना है इसमें जो है बीएनएसएस में 2 शेड्यूल है या 2 जो है अनुसूचियां कह सकते हैं, और अनुसूची फर्स्ट में जो है यह जो है बताया गया है कि कौन से अपराध जमानती होंगे, कौन से अपराध अजमानती होंगे, कौन से बेलेबल होंगे, कौन से नॉन बेलेबल होंगे। तो प्रथम अनुसूची में दिखाया गया जो अपराध क्या हो, जमानती या अजमानती की श्रेणी में आएगा। दूसरा हो गया अन्य विधि में जमानती बनाया गया अपराध। अन्य विधि से मतलब क्या है, यहाँ स्पेशल लॉ की बात कर रही है जो कि 30 में दिया गया है, 18-30 में दिया गया है, जो कि इसमें आगे हम लोग देखेंगे। तो अन्य विधि में जमानती बनाया गया अपराध, जैसे कि आप आरपीयूपी एक्ट का देख लीजिए, धारा 3 और धारा 4, जिसमें से कि 5 साल का जो है मैक्सिमम कारावास होते हुए भी इसको जो है जमानती बनाया गया है। तो यही यहाँ पे यही बात की जा रही है कि अन्य विधि के द्वारा इन्हें किसी स्पेशल लॉ या किसी अन्य विधि के द्वारा जो है जमानती बनाया गया अपराध जो है यह है। तो और अगला चलिए, अगला है 2 का डी। 2 के डी में जमानत पत्र दिया है। जमानत पत्र भी बिल्कुल नया है, न्यू है। देखिए यहाँ पे 3 हमको चीजें मिल गई जो कि नहीं है। तो जमानत पत्र को जो है यानी जिसको बेल बॉन्ड बोला जाएगा। अब आप 2 जगह देखिए यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं, जमानत, बेल और बंध पत्र, इन तीनों चीजों में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन तीनों चीजों को समझने की जरूरत है। जमानत में आपने देख लिया कि बंध पत्र रहित या बंध पत्र सहित जो है जमानत देना, और बेल बॉन्ड का मतलब क्या होता है कि प्रतिभूति के साथ छोड़े जाने के लिए कोई वचनबद्ध या अभिप्रेत, यानी किसी एफिडेविट के मामले से, किसी एफिडेविट के आधार पर जहां की वो व्यक्ति जो है यह घोषणा उसमें करेगा कि जो है जब अपने जो दिए गए शर्तों को का मैं अनुपालन करूंगा। तो ये क्या है, बेल बॉन्ड होता है। यह एक बॉन्ड, यह एक जो है न्यायालय का यह एक जो है पत्रक होगा, एक बॉन्ड होगा, जिसके माध्यम से जो है जमानत पत्र जिसको बोला जाएगा। और दूसरी चीजें हो गई 2 के ई में देखिए ये बंध पत्र, ये भी बिल्कुल नया है। देखिए 4 चीजें हो गई, 4 ये बंध पत्र यानी कि बॉन्ड। अब क्या है, प्रतिभूति के बिना छोड़े जाने के लिए कोई व्यक्तिगत बंध पत्र या वचन पत्र अभिप्रेत है। बंध पत्र का मतलब आप इसे अनुमान लगा सकते हैं, बंध माने बंधक यानी कि मॉर्गेज।
कोई चीज को मॉर्गेज करके या बंधक रख के या उसके बदले में जो है जमानत करना या जमानत पर ये करना, जो क्या है प्रतिभूति के बिना छोड़े जाने के लिए कोई व्यक्तिगत बंधपत्र यानी व्यक्तिगत कोई संपत्ति गिरवी रखना या कोई व्यक्तिगत धन के बारे में जो है वो करना, ये सभी क्या है बंधपत्र के अंतर्गत आते हैं। तो आपने देख लिया कि 2 का ए में जो है बेलेबल नॉन बेलेबल हो गया, बी में आपका बेल हो गया, सी में आपका जो है जमानती अजमानती हो गया, और आपका डी में आपका जमानत पत्र हो गया, और ई में जो है बंध पत्र हो गया यानी कि बॉन्ड हो गया। तो यहां तक क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं 2 के एफ में। एफ में क्या दिया है? आरोप। 2 के एफ में आरोप दिया है, और यहां अगर सीआरपीसी की बात करें तो 2 के बी में आरोप को हम लोग देखते थे। आरोप मतलब कैसे याद करते थे? बी से बारोप या आरोप। लेकिन यहां पे 2 के एफ में जो है चार्ज दिया गया है, चार्ज जो है आरोप को 2 के एफ में दिया गया है। आरोप क्या होता है? जब आरोप में एक से अधिक शीर्ष हो, आरोप का कोई भी शीर्ष हो। अब यहां कहने का मतलब क्या है? कोई भी आरोप, कोई भी एलिगेशन या कोई भी जब परिवाद दिया जाता है तो उसमें आपने देखा होगा कि मल्टीपल सेक्शन, मल्टीपल जो है आरोप लगाया जाता है। जैसे कि एक चोर है जो कि किसी घर में चोरी करने के लिए घुसा, तो उसने दरवाजे को उस तोड़कर अंदर घुसा, क्या हुआ? हाउस ट्रेसपास हुआ। अंदर गया, अंदर जाकर उसने जो है सामानों को इकट्ठा किया, सामान को इकट्ठा करके और अपने जो है अपने झोले में भर लिया। इतने में घर का मालिक जग गया, वो घर के अंदर आ गया, उसने उस पर हमला किया और जिससे उसके सर पर गंभीर चोटें आई, और उसके बाद से वह फिर वैसी खिड़की से कूदकर और भाग गया। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मल्टीपल टाइप के जो है यहाँ पे सेक्शन लग रहे हैं। तो आरोप जो है यहाँ पे कई तरीके के आरोप, तो आरोप से मतलब यही हो गया कि जब आरोप में एक से अधिक शीर्ष हो या आरोप का कोई भी शीर्ष हो, यानी कि एक से अधिक भी आरोप हो सकते हैं, आरोप एक भी हो सकते हैं। यहां ये भी एक प्रश्न बन सकता है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। आरोप, तो आरोप को किसमें? 2F में दिया गया है और सीआरपीसी के 2 के बी में इसको दिया गया था। अगला आते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में आ गया। कॉग्निजेबल ऑफेंस सीआरपीसी के 2C में दिया गया था इसको, और अभी जो वर्तमान हमारा बीएनएसएस है 2G। अब यहां पे आप इस कर सकते हैं जीओ, एक शब्द होता है जीओ जो जनरल ऑर्डर निकलता है, तो जी में जो है आपका क्या? संज्ञेय अपराध हो गया। मैं नए संहिता की बात कर रहा हूं बीएनएसएस की, और ओ में क्या है? असंज्ञेय अपराध। इसको जीओ से आप याद कर सकते हैं, याद रखिएगा, फेमस है क्योंकि यह आ सकता है। तो 2 के जी में जो है संज्ञेय अपराध दिया गया है, कॉग्निजेबल ऑफेंस दिया गया है। इसका जो कुछ चीजें हैं उसके बारे में इसका जो सबसे बड़ा पहचान है, इसको भी अनुसूची 1 में ही दिया गया है जब भी आए तो, और इसमें जो है पुलिस वारंट के बिना इसमें गिरफ्तार कर सकती है। और कुछ आप पहचान के लिए देख सकते हैं, इसमें जो है संज्ञेय कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब कि आपको बड़े अपराध हो गए, जैसे हत्या हो गया, डकैती हो गया, लूट हो गया, जिनमें 2 साल से अधिक की सजा का प्रावधान से बीएनएसएस के अंतर्गत दिया गया, वो सारे जो है संज्ञेय अपराध के अंतर्गत आते हैं। इसमें जो है संज्ञेय अपराध जो है यह जो है मैक्सिमम जो है आपके अजमानती होते हैं, इसमें जमानत का प्रोविजन नहीं होता है। तो इसको आपको देखना है, ये प्रथम अनुसूची में है और पुलिस बिना वारंट के इसमें गिरफ्तार कर सकती है। तो इसको 2 के जी में दिया गया है। अगला चलते हैं। अगला देखिए, अब आ गया एच यानी कि चार्ज नहीं, परिवाद के बारे में। 2 के डी सीआरपीसी के 2 के डी में परिवाद दिया गया था, लेकिन यहां 2 के एच में यहां पर परिवाद दिया गया है। परिवाद अब क्या क्या होता है? देखिए, परिवाद से कई बार प्रश्न बनते रहते हैं, तो थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिए, परिवाद क्या होता है, परिवाद यानी कंप्लेन क्या होता है, और इसके बारे में देखिए। यह परिवाद जो है यह बीएनएसएस के अधीन इसको दिया गया है, परिभाषित किया गया है, और परिवाद जो है मजिस्ट्रेट के द्वारा जो है परिवाद दिया जाता है, मजिस्ट्रेट के माध्यम से जो है परिवाद दिया जाता है। और कार्रवाई किए जाने की दृष्टि से जो है परिवाद किस लिए दिया जाता है? कार्रवाई किए जाने की दृष्टि से जो है परिवाद दिया जाता है। यह मौखिक या लिखित रूप से भी हो सकता है, या उससे किया गया अभिकथन, यानी कि जो कोई भी अभिकथन ऐसा जिसमें कि परिवाद के रूप में कोई अभिकथन, कोई लिखित में या कोई मौखिक, जो लिखित में ही परिवाद तो वैसे लिखित में ही होता है, तो कोई भी ऐसा किया गया अभिकथन की फला व्यक्ति के द्वारा मुझे फला हरासमेंट किया गया, या फला व्यक्ति के द्वारा मुझे जो है धक्का दिया गया, तो ये सारी चीजें जो है अब कोई भी अभिकथन ये परिवाद के अंतर्गत आता है। किसी व्यक्ति ने चाहे ज्ञात हो या अज्ञात हो अपराध किया है, कोई ऐसा व्यक्ति जो कि ज्ञात हो या अज्ञात हो उसके विरुद्ध जो है जिसने कोई अपराध किया हो परिवाद दिया जा सकता है। इसमें पुलिस रिपोर्ट शामिल नहीं, ये इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए यहां से यहां प्रश्न बनते हैं, इसको आप देखिएगा, इसमें पुलिस रिपोर्ट, परिवाद में जो है पुलिस रिपोर्ट शामिल नहीं है। इसमें पुलिस के द्वारा जो रिपोर्ट दिया जाता है वो पुलिस रिपोर्ट इसमें शामिल नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। यहां से प्रश्न बनते हैं, यदि अन्वेषण के बाद किसी असंज्ञेय अपराध का किया जाना प्रकट होता है तो पुलिस अधिकारी के द्वारा की गई परिवाद मानी जाएगी। अब क्या है कि सबसे पहले आप थाने में जाते हैं किसी अपराध के बारे में, तो
उसने उस पुलिस के द्वारा जो सबसे पहले एफआईआर ही नहीं लिखा जाता है, पहले उसको जांच के लिए जो है उसको अभिलिखित कर लिया जाता है और जांच के बाद पता लगता है कि अपराध जो है यह अन्वेषण के बाद किसी असंज्ञेय अपराध का किया जाना प्रकट होता है। यानी कि असंज्ञेय अपराध का प्रकट होना अगर पाया जाता है कि यह अपराध असंज्ञेय है, जो एलिगेशन लगाए गए हैं वो एलिगेशन गलत है और यह अपराध जो है असंज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है, तो पुलिस क्या हो जाएगा, परिवादी बन जाएगी। यानी उसका जो है पुलिस अधिकारी द्वारा की गई परिवाद मानी जाएगी, यानी कि वह पुलिस के द्वारा की गई परिवाद मानी जाएगी। यानी पुलिस जो है इसमें जो है परिवाद के रूप में बताएगी कि यह अपराध जो है इसका जांच किया गया और यह जो है यह परिवाद जो दिया गया है यह जो है असंज्ञेय है। पुलिस अधिकारी जो ऐसी रिपोर्ट करेगा वह परिवादी होगा। इसमें क्या हो गया, परिवाद के मामले में, इस तरह के मामलों में जो है पुलिस क्या होगी, यह परिवादी होगी, पुलिस अधिकारी जो है परिवादी होगी। क्लियर हो गया होगा। तो परिवाद, तो 2 के H में जो है परिवाद दिया गया है और इसको सीआरपीसी के D में हम लोग परिवाद पढ़ते थे। देखिए मैंने यथासंभव प्रयास किया है कि चीज़ों को मैं एक्सप्लेन कर सकूं और मैं उसका प्रयास कर भी रहा हूं, और बाकी थोड़ी सी चीज़ें आप भी इसको समझने की प्रयास करेंगे तो आप बिल्कुल सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और समझना बहुत ज़रूरी है, केवल पढ़ने से रट्टा मारने से कुछ नहीं होना है, आपको जो है समझना पड़ेगा प्रश्नों को और किस तरीके से प्रश्नों पर अपना जो है आपको तार्किक तरीके से अपने दिमाग को डेवलप करना होगा, तब आप जो है एग्जाम क्लियर कर पाएंगे। अगले चलिए अगले ऊपर चलते हैं। अब देखिए I2 का I जो है ये बिल्कुल ये भी नया है। तो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के बारे में इसमें बताया गया है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक संसूचना के बारे में बताया गया है। देखिए इसको मैंने एक ग्राफ के माध्यम से समझाने की कोशिश किया है, आप जरूर समझिएगा, क्योंकि नई चीजें हैं, यहाँ से प्रश्न आने संभावित है, इसलिए मैंने ज्यादा ही जोड़ दिया है। जो इसका परिभाषा खंड है और महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक संसूचना क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक संसूचना क्या है, देखिए इसमें मैंने एक ग्राफ के माध्यम से बनाया है। ई डिवाइस युक्ति, जैसे टेलीफोन हो गया, मोबाइल हो गया, या कोई बेतार दूरसंचार हो गया युक्ति द्वारा, या अब देखिए यहाँ पे टेलीफोन हो गया, ये टेलीफोन की चीजें हो गई। ये जो है कंप्यूटर से संबंधित चीजें क्या होगी, श्रव्य दृश्य प्लेयर, यानी कि आपका जो जिसमें ऑडियो जो है प्लेयर हो गया, जिसमें से कि आपका पेन ड्राइव हो गया या कोई ड्राइव हो गया, इस तरह की चीज़ों, और कैमरा हो गया, या कोई ई डिवाइस या कोई ई फॉर्म हो गया, ये सभी क्या हो जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉनिक संसूचना के अंतर्गत आ जाएंगी। दूसरा है जो केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट की जाए शामिल है, यानी कि केंद्रीय सरकार के द्वारा जिन गैजेट को या जिन चीज़ों को जो है इलेक्ट्रॉनिक संसूचना के रूप में निर्दिष्ट किया जाए वो इसमें शामिल है। और तीसरा है जिसके तथा मौखिक, लिखित, सचित्र सूचना या वीडियो अंतर्वस्तु की संसूचना अभिप्रेत है। देखिए ये चीज आपका महत्वपूर्ण है, इसको देखिएगा। जिसके द्वारा मौखिक या लिखित या सचित्र सूचना या वीडियो अंतर्वस्तु की संसूचना अभिप्रेत है। यहाँ पे आपका सीधे जो है आपका सोशल मीडिया जो है आपका जो है इंस्टाग्राम हो गया, या जो आपका जब फेसबुक हो गया, ये सारी चीजें इसमें जो है इन्वॉल्व हो रही है। तो देखिए इसमें एक ग्राफिक के माध्यम से हमने समझाने की कोशिश किया गया है, मैंने किया है, इसको आप देखिए सबसे पहले क्या है कि कोई भी ऐसा मौखिक या लिखित सचित्र सूचना जो कि सबसे पहले एक व्यक्ति से प्रसारित होता है और यह दूसरे व्यक्ति तक जाता है, और एक व्यक्ति से किसी युक्ति से किसी व्यक्ति को भेजा या अंतरित किया जाता है। यानी कि जैसे कि व्हाट्सएप मैसेज आप देख लीजिए, जो कि एक मैसेज से दूसरे, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस, एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में जिस तरीके से जाता है, तो ये सारी चीजें जो है इलेक्ट्रॉनिक संसूचना के अंतर्गत आती हैं। देखिए यहाँ पे सारी चीजें हैं, एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक जो है जा रही है, तो ये सारे इलेक्ट्रॉनिक संसूचना के माध्यम से आती है। तो इसको आप इस चार्ट के माध्यम से बेहतर समझ सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक संसूचना के, यानी कि जो भी चीजें जो कि साक्ष्य के रूप में प्रयोग की जा सकती है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक संसूचना है, जिसमें से कि आपका व्हाट्सएप मैसेज हो गया, या फेसबुक का कोई वीडियो हो गया, यूट्यूब का कोई वीडियो हो गया, या कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जो कि एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को भेजा जाता है, या एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में भेजा जाता है, वह जो है इलेक्ट्रॉनिक संसूचना के अंतर्गत आया है। और इसको 2 के आई में इसको जो है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को यानी इलेक्ट्रॉनिक संसूचना को परिभाषित किया गया है, और बिल्कुल ये न्यू है, सीआरपीसी में इसका कहीं अता पता नहीं था। चलिए अगला आते हैं, जे में आते हैं। 2 का जे माने ज्यूडिशरी, आप याद कर सकते हैं, जे से ज्यूडिशरी में, तो जे में क्या है, उच्च न्यायालय के बारे में दिया है। सीआरपीसी के ई में दिया गया था उच्च न्यायालय के बारे में, यानी कि हाई कोर्ट के बारे में दिया गया था। जैसे आप ज्यूडिशरी से याद करते हैं उच्च न्यायालय, जे में क्या दिया है, उच्च न्यायालय।
अब देखिए उच्च न्यायालय जो है, देखिए राज्य का उच्च न्यायालय हो गया या जिस उच्च न्यायालय की अधिकारिता का विस्तार राज्य सरकार ने किया हो, यानी कि सत्र न्यायालय की यहाँ पे बात हो रही है कि उच्च न्यायालय की अधिकारिता का विस्तार जो है राज्य सरकार के द्वारा विस्तारित करके और जिले में जो है जिस तरीके से सत्र न्यायालय इत्यादि का स्थापना करना, यह क्या हो गया, यह जो है इसके बारे में यहां पे बात किया। तीसरा क्या हो गया, अन्य हाई कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट से भिन्न दांडिक अपील न्यायालय हो, यानी कि जो फास्ट ट्रायल कोर्ट्स हैं उनके बारे में बात किया जा रहा है कि जो है अन्य जो हाई कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट से अलग, सुप्रीम कोर्ट तो एक ही है, तो सुप्रीम कोर्ट से भिन्न दांडिक अपील का न्यायालय हो, तो यह जो है तीसरे में ये कर दिया है। तो आशा है कि कोर्ट के बारे में आप लोगों ने यहां से देख लिया होगा। आगे हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से धारा 6 के अंतर्गत जब आएंगे तो हम लोग देखेंगे कि दंड न्यायालय कौन कितने हैं, कार्यपालक मजिस्ट्रेट कौन है, इसके बारे में हम विधिवत बात करेंगे। आगे चलते हैं, फिलहाल हम परिभाषा खंड की बात कर रहे हैं। 2 के में जो है क्या दिया है, यहां जांच के बारे में 2 के में जांच के बारे में दिया गया है। हालांकि सीआरपीसी के 2G में जांच दिया गया था, 2G हम लोग याद करते थे, लेकिन यहां जो है बीएनएसएस के अंतर्गत 2 में जांच दिया गया है। अब जांच में कई बार प्रश्न होता है कि जांच और अन्वेषण का कंपैरिजन किया जाता है अक्सर प्रश्नों में, तो जांच क्या है, यह विचारण से भिन्न है। विचारण अलग चीज हो गया और जांच अलग चीज हो गया। यह जो है प्रत्येक जांच जो बीएनएसएस के अकॉर्डिंग मजिस्ट्रेट या कोर्ट के द्वारा की जाती है, यह जो है जांच कहलाती है। यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अकॉर्डिंग जो है मजिस्ट्रेट या कोर्ट के द्वारा की जाने वाली जांच जो है, यह क्या है, यह जांच कहलाएगी। इंक्वायरी जो है जांच कहलाएगी। इसमें पुलिस जांच नहीं करती है, पुलिस का अन्वेषण जो है या वो अन्वेषण करती है, इसको ध्यान रखना है। यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं, हमारे लेवल की चीज यही है। चलिए आगे चलते हैं। अब 2 के एन में जाते हैं। एन में 2 के एन में क्या दिया है, स्थानीय अधिकारिता, यानी कि लोकल जुरिडिक्शन, लोकल, जिसको कि हम लोग सीआरपीसी के 2J में पढ़ते थे, लेकिन अभी हम लोग बीएनएसएस के अंतर्गत 2N में जो है स्थानीय अधिकारिता को पढ़ते हैं। तो वह न्यायालय या मजिस्ट्रेट अपनी सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा। इसमें संपूर्ण राज्य या इसका कोई भाग समाविष्ट हो सकेगा, जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करे। स्थानीय अधिकारिता का मतलब हो गया कि जो लोकल जुरिडिक्शन है, जैसे कोई सत्र न्यायालय है, तो उसकी स्थानीय अधिकारिता किसके अंतर्गत होगी, इसके बारे में डिसाइड करना है। चलिए इस पे इतना समय नहीं देना है। लोकल जुरिडिक्शन का मतलब हो गया स्थानीय अधिकारिता, जिसको कि बीएनएसएस के सेक्शन 2 के एन में जिसको परिभाषित किया गया है। अब देखिए आपका ओ आ गया कॉग्निजेबल ऑफेंस, यानी कि असंज्ञेय अपराध, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस आ गया ओ में। जी में का आपका क्या, जी में क्या दिया था, जी में संज्ञेय अपराध हम लोग पढ़ रहे थे, संज्ञेय, और ओ में क्या हमने पढ़ लिया, नॉन कॉग्निजेबल यानी कि असंज्ञेय। तो असंज्ञेय को हमने पढ़ लिया। अब जो है असंज्ञेय नॉन कॉग्निजेबल जो है, जीओ को याद कर लीजिए आप लोग। इसमें जो है पुलिस अधिकारी को वारंट के बिना गिरफ्तार करने का प्राधिकार नहीं होता है। जो असंज्ञेय अपराध होते हैं, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, इसमें जो है पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती है। अगर गिरफ्तार करना है तो आप जो है उसको जो है जाइए न्यायालय से वारंट लेकर आइए और गिरफ्तार कीजिए। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है यह 2 के ओ में दिया गया है, और वही अगर सीआरपीसी में हम देखते थे तो सीआरपीसी के 2 के एल में दिया गया था नॉन कॉग्निजेबल यानी असंज्ञेय अपराध। इसको सीएल से याद करते थे हम लोग सीआरपीसी में, और इसमें इसको जीओ से याद करेंगे, जनरल ऑर्डर जीओ से याद करेंगे। चलिए अगला है 2 का पी है। पी में क्या दिया गया है, देखो सीआरपी, इसमें नोटिफिकेशन के बारे में, अधिसूचना के बारे में दिया गया है, और सीआरपीसी के 2 के एम में जो है इसको जो है हम लोग पढ़ते थे नोटिफिकेशन के बारे में, और पी में जो है अधिसूचना के बारे में दिया गया है। यह जो है बीएनएसएस के अंतर्गत। तो राज्य पत्र में प्रकाशित कोई भी अधिसूचना इसे संदर्भित है। चलिए इतना महत्वपूर्ण है। क्यू में आते हैं। क्यू में क्या है, अपराध। सीआरपीसी के 2 के एन में अपराध को दिया गया था, लेकिन बीएनएसएस के 2 के क्यू में दिया गया है, अपराध को परिभाषित किया गया है। 2Q में अपराध को परिभाषित किया गया। अपराध क्या है, कार्य या लोप जो प्रवृत्ति विधि या दंडनीय बनाया गया, ऐसा कोई कार्य या उसका लोप जो वर्तमान कानून के द्वारा दंडनीय बनाया गया है, यह क्या अपराध में आएगा। बहुत समय से आप इसको पढ़ते आ रहे हैं। ऐसा कार्य भी शामिल है जिसके संबंध में पशु अत्याचार अधिनियम 1871 के सेक्शन 20 के अधीन कोई परिवाद किया जा सकता है। यानी कि जो है वन्य जीवों से संबंधित जो है अत्याचार के संबंध में जो पशु अत्याचार अधिनियम 1871 है, इसके सेक्शन 20 में जिसको दंडनीय बनाया गया है, उसके अंतर्गत भी परिवाद किया जा सकता है। तो अपराध ये 2Q में अपराध आपका दे दिया। अब 2 के आर में आइए। 2 के आर में ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन का भारसाधक अधिकारी SHO
यानी कि ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। तो यह जो है क्या है, पुलिस अधिकारी, इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए कि यह इसको आर में दिया गया है, 2 के आर में दिया गया है पुलिस अधिकारी। और अगर सीआरपीसी की बात करें तो 2 के ओ में जो है ऑफिसर से इसको हम लोग याद करते थे। सीआरपीसी का 2 का ओ में जो है यह एसएचओ के बारे में बताया गया था, लेकिन इसमें 2 के आर से इसको हम याद करें, 2 के आर। तो एसएचओ क्या है, तो देखिए इसमें क्या है, अधिकारी की पंक्ति से ठीक नीचे और कांस्टेबल की पंक्ति के ऊपर का पुलिस अधिकारी। यदि यहां कहने का मतलब यह है कि अगर थाने के भार साधक अधिकारी अगर उपस्थित न हो तो पुलिस अधिकारी हेड कांस्टेबल से, हेड कांस्टेबल या उसके ऊपर के कोई रैंक का जो सदस्य है वह जो है भार साधक अधिकारी, थाने का भार साधक अधिकारी के रूप में उसकी प्रतिनियुक्ति की जा सकती है। और या राज्य सरकार द्वारा निर्देशित कोई अन्य पुलिस अधिकारी, यानी कि राज्य सरकार के द्वारा जिसको ऑथराइज किया गया है, जो कि एसएचओ के लिए या जो है थाने के भारसाधक अधिकारी के लिए, वो हो सकता है। तो यहां देख लीजिए 2 चीजें हैं, इसमें देख लीजिएगा कि जो है थाने का जो है इंचार्ज कौन हो सकता है, तो हेड कांस्टेबल या उससे ऊपर के रैंक का कोई भी व्यक्ति। अगर जो है पुलिस इंस्पेक्टर जो है थाने में अनुपस्थित है या बीमारी के कारण या अपने कर्तव्यों के पालन करने में असमर्थ है, तो हेड कांस्टेबल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति जो है थाने का भारसाधक अधिकारी हो सकता है। अब आइए जो महत्वपूर्ण हम लोग अपने ऊपर आ गए, 2 का एक्स में जो है दिया गया है, सीआरपीसी में दिया गया था 2 के एक्स में जो है वारंट मामला दिया गया था, लेकिन यहाँ 2 के एक्स में सम्मन मामला दिया गया है। और सीआरपीसी के 2W में, सॉरी 2W में जो है सम्मन मामले को 2W में दिया गया है। तो यहाँ पे 2X जो है, जो पहले वारंट था वो अब क्या हो गया, सम्मन मामला हो गया। तो 2X में जो है सम्मन मामला हो गया। इसमें क्या है, गृह, तंबू, भवन, यान और जलयान। इसका मतलब क्या हुआ, गृह, तंबू, भवन, यान और जलवान, शायद ये एक्स्ट्रा टाइप हो गया है, इसका कोई मतलब नहीं है, इसको जो है काट देते हैं, एक्स्ट्रा टाइप हो गया है। चलिए इसको आप ध्यान मत दीजिए। सम्मन मामला वो है जो कि एक वारंट मामला नहीं है। सामान्य मामला का एक साधारण सा अर्थ आप समझ सकते हैं कि तुच्छ श्रेणी के जो अपराध है, जो छोटे अपराध है, जिनमें कि किसी व्यक्ति को आदेश होने के लिए, हाजिर होने के लिए जो है एक सम्मन भेजा जाता है, तो वो सम्मन मामला होता है। और सम्मन जो है छोटे तरह के मामले होते हैं। इसके बारे में मैंने विस्तृत वीडियो बनाया है, इसको आप देखिएगा जरूर, इसी चैनल पे लगा हुआ है। तो 2 के एक्स में हम लोग ने सम्मन मामला देख लिया और सीआरपीसी के 2W में इसको हम लोग देखते थे। अगला जो है विक्टिम, जिसको कि हम लोग WACRPC में इसको पहले हम लोग पढ़े हुए हैं। विक्टिम क्या होता है, पीड़ित व्यक्ति क्या होता है, इसको 2 के Y में दिया गया है विक्टिम। तो 2 के Y BNSS में विक्टिम के बारे में दिया गया है, ऐसा व्यक्ति जिसे अभियुक्त के कार्य से या लोभ से कोई हानि या क्षति कारित हुई हो। यानी कि जो पीड़ित व्यक्ति है जिसको कि अभियुक्त व्यक्ति के द्वारा जिससे उसका कोई किसी प्रकार का नुकसान हुआ हो या कोई जो है उसका किसी प्रकार का कोई नुकसान हुआ हो। इसमें पीड़ित व्यक्ति का संरक्षक या विधिक वारिस भी शामिल है। अब देखिए यहाँ से भी ये भी प्रश्न, टेक्निकल प्रश्न हो सकते हैं, कभी अगर विक्टिम के बारे में पूछ दे तो इसमें याद रखिएगा जो पीड़ित व्यक्ति है, जो उसका संरक्षक है, जो उसका गार्जियन है या जो उसका कानूनी वारिस है, वो भी इसमें शामिल विक्टिम के अंतर्गत या पीड़ित के अंतर्गत वो भी काउंटेबल होगा। तो 2 के Y में हमने देख लिया। 2 के Z में जो है लास्ट ये है, 2 के Z में क्या दिया है, वारंट मामलों के बारे में दिया है, वारंट केस के बारे में दिया गया है, जिसको कि हम लोग सीआरपीसी के अंतर्गत 2X में पढ़ते थे। 2X में हम लोग पढ़ते थे जो है वारंट को। तो ऐसे अपराध जिसमें 2 वर्ष या उससे अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय किसी अपराध से संबंधित हो, तो वारंट मामला वो होता है जिसमें 2 साल या 2 साल से अधिक के जो मामले होते हैं वो वारंट मामले होते हैं। जो कि आप एक साधारणतया इसको आप अपने दिमागी तौर पे इसको ध्यान रखने के लिए बता लीजिए कि जो मामले जो है थोड़ा सा बड़े श्रेणी के अपराध होते हैं, थोड़ा सा अपराध जो कि बहुत इस तरह के क्राइम होते हैं जो कि थोड़ा सा अलग होते हैं, जैसे हत्या, लूट, डकैती, रेप, ये सारी चीज़ें जो है ये वारंट मामला के केस होते हैं। तो 2Z में जो है क्या दिया है, 2Z में जो है यह वारंट मामला दिया गया है 2 के Z में। चलिए अब जो है सीआरपीसी का 2Y में जो है क्या वे शब्द पदों जिनका प्रयोग परिभाषित नहीं है उनका प्रयोग सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 और भारतीय न्याय संहिता 2023 में किया गया है, इसके अनुसार होगा। चलिए इसका कोई मतलब नहीं है, मतलब ये कह रहे हैं कि अगर इसमें कोई शब्द अगर छूट गए हैं तो उसका अर्थ वही लगाया जाएगा, तो भारतीय न्याय संहिता 2023 या जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में दिया गया है उसी के अनुसार होगा। चलिए यहां तक क्लियर हो गया। आइए इसके सेक्शन 3 पे चलते हैं। सेक्शन 3 बहुत ही महत्वपूर्ण है और सेक्शन 3 इसका देखते हैं कि सेक्शन 3 में जो है क्या चीजें हैं। देखिए सबसे पहले सेक्शन 3 में क्या कह रहा है कि
प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट या द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय वर्ग के प्रति निर्देश के रूप में होगा। यानी कि निर्देशों का अर्थ लगाना, इसमें निर्देशों का अर्थ लगाना, यानी कि इसमें बताया जा रहा है कि जो जैसे प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट या द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग या न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय वर्ग के प्रति निर्देश के रूप में, दिए गए निर्देश के रूप में होगा। और इसमें जो है ये क्या कर रहा है, इस संहिता से भिन्न मजिस्ट्रेट द्वारा किए जा सकने वाले कृत्य, सेक्शन 14 में जो है कार्यपालक मजिस्ट्रेट को, सेक्शन 14 में जो है इसको कार्यपालक मजिस्ट्रेट को सेक्शन 14 में इसको डिफाइन किया गया है। तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट के द्वारा किए जाने वाले कार्य कौन कौन से हैं? प्रशासनिक व कार्यपालक प्रकार के जो है जो कृत्य हैं यह कार्यपालक मजिस्ट्रेट के द्वारा किए जाते हैं। अनुज्ञप्ति का अनुदान, निलंबन या रद्द किया जाना, अभियोजन की मंजूरी या अभियोजन वापस लेना, ये सभी क्या है, कार्यपालक मजिस्ट्रेट के कार्य है। ठीक है, या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के द्वारा ये सारे कार्य किए जाएंगे, जिसमें से कि डीएम या एसडीएम जो है यह क्या होते हैं, यह जो है कार्यपालक मजिस्ट्रेट होते हैं। तो इस तरीके से आपने देख लिया कार्यपालक मजिस्ट्रेट के द्वारा किए जाने वाले कार्य। अगला देखिए सेक्शन 4, देखिए सेक्शन 4 क्या है, इसके बीएनएस 2023 के अदर लॉ के अधीन अपराधों का विचारण, यानी कि भारतीय न्याय संहिता 2023 और अन्य विधियों के अधीन अपराधों का विचारण। सेक्शन 4 इतना महत्वपूर्ण नहीं है। सेक्शन 5 पे आते हैं। सेक्शन 5 क्या है, व्यावृत्ति या जहां विशिष्ट या स्थानीय विधि में कोई प्रावधान दिए गए उसके अनुसार प्रक्रिया फॉलो किया जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और फिर आगे हम लोग दंड न्यायालयों के वर्ग के बारे में सेक्शन 6 से पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, और उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ये हमारा प्रयास आपको कैसा लगा, और मैंने यहाँ तक प्रयास किया है कि अधिक से अधिक चीज़ों को बता सकें। और इसके बाद जो है अगले जो सेक्शन में हम लोग जो है देखेंगे, जो है दंड न्यायालयों के वर्ग देखेंगे, इससे जो महत्वपूर्ण जो भी सेक्शन होंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अपना ख्याल रखिए और इसी तरीके से हमारे साथ आप लगे रहिए, अवश्य ही आपकी सफलता में हमारा श्रेष्ठ योगदान होगा। इसके साथ ही आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।